गुड इवनिंग एवरीवन। तो आई होप मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियरली ऑडिबल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज हम स्टार्ट करेंगे नई यूनिट नंबर। सभी लोगों को पता होगा, जैसा आपका प्लानर बनाया हुआ है मैंने, उस हिसाब से हम चलेंगे। कोशिश करेंगे फटाफट हम लोग एक बार आपके सिलेबस को पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन तो हम फटाफट करते रहेंगे, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह है साइड बाय साइड अपलोडेड हो जाएंगी, तो टाइम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेन क्यों नहीं चल रहा है? एक सेकेंड वेट करिएगा, थोड़ा पेन कनेक्ट करना भूल गया क्या। तो यूनिट नंबर 5 का नाम क्या है? न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। थोड़ा पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आ सकता है अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो इस यूनिट को समझने में। और काफी कुछ चीजें इस यूनिट की मैंने यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो काफी बच्चे पूछ रहे थे, मुझे मैसेज करते रहते हैं आप लोग, सर रिटन टेस्ट कितने मार्क्स का होता है, क्या पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, 50 क्वेश्चन आते हैं, सारे आपके कंपलसरी नहीं रहते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/5। एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसके मार्क्स ना कटेंगे ना मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 250 नंबर का पेपर होता है एक डोमेन का। वैसे आप जितने डोमेन्स लिए होंगे उसका हो जाएगा, ठीक है। मैंने प्लानर डाला हुआ है शुभ, उस हिसाब से आपको वन शॉट मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको वन शॉट कर लेंगे, ठीक है। बता दूंगा मैं वन शॉट के बारे में भी। तो आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस में चेंज किया गया है 2026 का। न्यूट्रिशन एंड एथलीट्स केयर, फूड एंड न्यूट्रिशन में काफी सारी चीजें इसमें हटा दी गई हैं, डोपिंग वगैरह, और काफी कुछ चीजें ऐड ऑन है, मतलब कमी किया गया मेरे हिसाब से सिलेबस को। तो टॉपिक क्या है? मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। सिंपल सा टॉपिक है। हमने जब हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 में, तो वहां पे मैंने आपको ये पढ़ाया था काफी डिटेल में, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। तो अगर आपने वहां पढ़ा होगा तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर दूसरा टॉपिक क्या है आपका? इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। यानी कि कॉम्पिटिशन के पहले, बीच में, बाद में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है डाइट्स की। और तीसरा टॉपिक हम कवर करेंगे फूड एडल्टरेशन एंड अवेयरनेस, मतलब फूड में क्या क्या मिलावटी किया जा रहा है, उसके प्रति जागरूकता क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो 3 टॉपिक को हम आज के क्लास में कवर करेंगे और 2 टॉपिक को हम कब कवर करेंगे? नेक्स्ट क्लास में, कल कवर करेंगे। तो हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फूड, डाइट और न्यूट्रिशन के बीच में हमें डिफरेंस पता रहना चाहिए। फूड क्या हो गया? जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो भी चीज़ खा रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए बर्गर खा रहे हैं, चावल दाल खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं आप, सारी चीज़ें क्या है? फूड है। जो इंसान या फिर ह्यूमंस एनिमल जो भी खाते हैं फूड हो गया। अब डाइट क्या हो गया? मान लीजिए आटा दाल सब्जी, रोटी दाल सब्जी, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ फूड होता है वो डाइट होता है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो डाइट हो गया। अब न्यूट्रिशन क्या हो गया? जो भी मैंने खाना खाया, उस खाने को मेरा बॉडी कैसे यूज कर पा रहा है, उससे कैसे एनर्जी ले पा रहा है, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिशन हो गया। वही बोला ना, साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप विथ हेल्थ। डब्ल्यूएचओ के द्वारा न्यूट्रिशन के बारे में ये बोला गया है। तो वही बोला है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। मैंने खाना खाया, उसको एब्जॉर्व किया, किसको? जो न्यूट्रिएंट्स उस न्यूट्रिशन में मिल रही थी मुझे, उसको एब्जॉर्व करके मैंने अपने बॉडी को चला रहा हूँ, तो वो आपका न्यूट्रिशन हो गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रिशन है, एक होता है न्यूट्रिएंट्स। तो ये पूरा मेरा न्यूट्रिशन हो गया, तो इसके अंदर वाला छोटा सा हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। उसमें आ जाएगा कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, जो मेरे डाइट में रहेगा। हाँ, ठीक है। फूड नहीं नहीं, फूड इज नॉट इज इक्वल्स टू न्यूट्रिएंट्स। फूड क्या हो गया? फूड तो कुछ भी वो चीज हो गया ना आप खा रहे हैं। और न्यूट्रिशन में क्या बोला है? अब मैं कुछ भी चीज खा रहा हूँ, अब कैसे मेरा बॉडी उसको यूज कर रहा है, उस न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी देने के लिए मेरे बॉडी को, तब न्यूट्रिशन हो जाएगा वो, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। फूड, डाइट और न्यूट्रिशन सिंपल समझना था आपको, मैं समझा रहा हूँ, बेसिक सा चीज है, आप समझिएगा, ठीक है। कोई भी चीज पढ़ने से पहले कुछ कुछ बेसिक सी चीजें क्लियर रहनी चाहिए, वही हम क्लियर कर रहे हैं। हाँ, आएंगे उस पर भी, ठीक है। अब क्या बोला है? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के बीच में सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूं मैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्या लिखा गया है, काफी
स्पेसिफिक लिखा गया कंटेंट में। तो न्यूट्रिशन क्या लिखा है, ब्रॉडर प्रोसेस है ऑफ ऑब्टेनिंग, मैंने फूड लिया, कंज्यूम किया, खा लिया, इनटेक कर लिया कोई भी तरीके से, एंड यूटिलाइजिंग दिस न्यूट्रिएंट्स। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स मुझे न्यूट्रिशन में मिल रही थी उसको मैंने कंज्यूम किया, अपने जब मेरा बॉडी यूज करेगा अपने हेल्थ मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को यूज करने के लिए, अपना मेटाबॉलिक फंक्शन को चलाने के लिए, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स वो छोटी छोटी सब्सटेंस हो जाएंगी जो उस न्यूट्रिशन में प्रेजेंट रहेंगी, जो आप इंटेक कर रहे हैं, जैसे कार्ब्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, जो आपको रिक्वायर्ड होती है अपने बॉडी को चलाने के लिए। वही बोला ना, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपको चाहिए। तो ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, बाकी सिंपल से पॉइंट्स लिखे गए हैं तो इनको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये सब मैं आपको बेसिक से नॉलेज कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ फिर कुछ पढ़ाने से पहले। तो आपका अब हम आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में पहला टॉपिक दिया था ना बैलेंस डाइट, तो पहले हम पढ़ लेते हैं बैलेंस डाइट को, फिर हम पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। जो भी चीज डाउट आ रहा होगा चैट बॉक्स में तुरंत ड्रॉप कर देना, साइड बाय साइड में एक बार आपका चैट बॉक्स भी देखते रहता हूँ साइड में। चलिए, बैलेंस डाइट क्या हो गया, जो भी मैंने डाइट खा रहा हूँ, मैंने बताया डाइट क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स व्हाट वी आर ईटिंग। मैंने बोला आटा, दाल, सब्जी, जो भी मैं चीज खा रहा हूँ, अब जो मैं खा रहा हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, उसको मैं बैलेंस करके खाऊंगा, तो वो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। वही बोला ना कि मेरे बॉडी को कितना रिक्वायर्ड है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, अब सबको मैं बैलेंस ऑर्डर में कर दूंगा और कंज्यूम करूंगा, तो क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। अब वही चीज यहाँ पे लिखा गया है डिटेल में। अब बैलेंस डाइट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स, वैरायटी ऑफ फूड्स खा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा नीचे में वैरायटी ऑफ फूड्स है, दैट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट्स योर बॉडी नीड्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, जो मेरे बॉडी को चाहिए, कहाँ से मिल रहे हैं, वैरायटी ऑफ फूड्स से, किस लिए, टू स्टे हेल्दी। क्लियर है। सो दिस इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट फूड ग्रुप्स एंड देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू टू क्रिएट अ बैलेंस मील प्लान। अब वही बोला है कि कौन से न्यूट्रिएंट से मुझे कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसका अंडरस्टैंडिंग मुझे होना चाहिए अगर मुझे एक बैलेंस मील प्लान बनाना है। तो वही बोला है ना। So the diet which contains proper and variety amount of nutrients in exact proportion is known as balanced diet बोल सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट में सब चीजें बटी हुई हैं, बैलेंस डाइट हो गया। तो वही आपका बैलेंस डाइट का सिंपल सा मतलब देख रहे होंगे, सब चीज इसमें सफिशिएंट अमाउंट में रिक्वायर्ड है, बैलेंस फॉर्म में जितना आपको रिक्वायर्ड है, चाहिए बॉडी को, उसको अगर हम हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। वही आपको क्लियर हो गया होगा, हिंदी में समझा ही रहा हूं आपको। हाँ, आएंगे सुबह उसके आपके लाइन पे भी आएंगे, आपकी तमन्ना पे भी आएंगे, जो आपका लिखा गया यहाँ पे कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स पे। तो बैलेंस डाइट के बारे में और सिंपल सा और कंसाइज कर देता हूँ क्या लिखा गया है, क्योंकि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। तो बैलेंस डाइट इज दैट डाइट विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। अब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड हैं जो एक्यूरेट हैं, जितना आपको रिक्वायर्ड है, और अप्रोप्रिएट हैं। ठीक है, जो चाहिए मतलब वही है, और अप्रोप्रिएट क्वांटिटी और क्वालिटी फूड है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये क्या हो गया, आपका बैलेंस डाइट हो गया। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फूड्स का, अलग अलग टाइप है, जितना आपको चाहिए उतना ही है, जितना बॉडी को नीड है अप्रोप्रिएट अमाउंट में है, अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा क्वांटिटी का है, जितना चाहिए मुझे, एंड दैट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मेरा क्या बोलूंगा, बैलेंस डाइट है। क्योंकि बैलेंस डाइट मान लीजिए फर्क पड़ सकता है ना भाई, कि कोई मान लीजिए स्पोर्ट्समैन है, कोई मैराथन रनर है, और वहीं पे कोई पावर लिफ्टर है, तो दोनों के बैलेंस डाइट में फर्क आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो भैया इसको ज्यादा प्रोटीन चाहिए रहेगा जो पावर लिफ्टर होगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए बॉडी मसल्स को रिकवर कराने के लिए, ज्यादा इनटेक करेगा, प्रोटीन ज्यादा इनटेक करेगा, लीन प्रोटीन। वहीं पे जो आपका मैराथन रनर होगा उसका अलग डाइट होगा, वो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग पे ध्यान देगा, ज्यादा टाइम तक उसको जब दौड़ रहा है एनर्जी मिलते रहे। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका बैलेंस डाइट क्या रहेगा। तो इनफैक्ट एवरी इंडिविजुअल डज नॉट रिक्वायर सेम टाइप ऑफ डाइट। वही चीज यहाँ लिखा गया है, द डाइट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, द फॉलोइंग पॉइंट सम अप अ बैलेंस डाइट। अब 2 पॉइंट से हम समझेंगे, अभी तक तो मैं आपको कहानी की तरह समझा रहा था, ये चीजें होती हैं, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा, ये आएगा तो आएगा बैलेंस डाइट से रेशियो। तो 2 पॉइंट में हमें सम अप करना है बैलेंस डाइट होता क्या है। तो आ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन ऑल द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी सब सफिशिएंट अमाउंट में है, तो बैलेंस डाइट है। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, देयर मस्ट बी अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, यानी कि रेशियो में प्रॉपर बटा हुआ है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। क्या क्या हो गया, कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट, इसका रेशियो क्या हो गया। अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट 4 अमाउंट में लेना है 4 रेशियो में, तो प्रोटीन 1 रेशियो में लूंगा और फैट भी 1 रेशियो में लूंगा।
तो ये 4:1:1 आपका फिक्स है, रेशियो रहना चाहिए आपके बैलेंस डाइट में। अब यह क्या बोला है, बैलेंस डाइट का क्या रोल रहता है, क्या इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो क्या वो स्पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, उसको पेट्रोल दे रहा है, उसकी बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी दे रहा है, उसके ट्रेनिंग को सपोर्ट कर रहा है ना, प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो अच्छे से रिकवर कर पाएगा वो, तो अल्टीमेटली उसका ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा और साथ ही में उसको कोई भी इंजरी के चांसेस नहीं होंगे और वो बीमार भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब कॉमन सा इसका एडवांटेज क्या हो जाएगा एथलीट के लिए। तो आई होप बैलेंस डाइट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की डाउट आ रही होंगी तो आप लोग तुरंत ड्रॉप कर दीजिएगा साइड बाय साइड। ठीक है, सिंपल है टॉपिक था, सबको आइडिया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट 11th-12th में, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं, कैलोरी। कैलोरी क्या बोला है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी। आपको कितना एनर्जी चाहिए उसको मेजर कौन करता है, कैलोरीज यूनिट है मेजरमेंट का, किसका, एनर्जी का। जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा कि मेरा वेट 70 है, अब 70 बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा। मैं बोलूंगा 70 kg है, वेट है क्या, केजी, तो क्या दे रहा हूँ, मेजरमेंट दे रहा हूँ ना इसको। तो वैसे एनर्जी कैसे मेजर करते हैं कि मुझे 500 एनर्जी चाहिए, 500 कैलोरीज एनर्जी चाहिए, तो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एनर्जी। सिंपल सा, क्लियर है। अब क्या पूछता है आपका एग्जाम में कि 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे तीनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल के स्मॉल सी ए एल है, और यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल एल है। तो 1 कैलोरीज कैपिटल सी ए एल इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज। प्रोनाउंसिएशन सेम ही हो रहा है, यहाँ पे आपका किलो कैलोरीज बस हो रहा है, ये कैपिटल सी इज इक्वल्स टू 1000 कैलोरीज होता है। ठीक है, क्या बोला है, 1 कैपिटल सी ए एल इज इक्वल्स टू 1000 स्मॉल कैलोरीज। ठीक है, इसको कैलोरीज को सी ए एल लिखा गया है। वही जो 1 कैलोरीज मैंने कैपिटल से लिखा ना, ये भी किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 किलो कैलोरीज के। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तीनों बराबर ही इक्वल। अगर मैं 1 कैलोरीज लिखूं कैपिटल सी वाला और 1000 स्मॉल सी वाला लिखूं, दोनों बराबर ही है, या फिर मैं 1 किलो कैलोरीज लिखूं या फिर ये लिखूं, तीनों आपका अल्टरनेट इक्वल है। ठीक है, तो कैलोरी क्या बोला है, कैलोरी और किलो कैलोरीज इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius। तो कैलोरी क्या हो जाएगा, ये कैलोरी आपकी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको रिक्वायर्ड रहती है कि 1 kg ऑफ वाटर को आप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा पाए उसके टेम्परेचर को। ये आपका कैलोरी का सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको रट लीजिएगा। अगर आएगा तो मान लीजिए आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है कैलोरी का, क्योंकि इर्द गिर्द दिया इसके टॉपिक, तो वहां पे आप ब्लैंक रहते हैं। अब आपको ब्लैंक नहीं होंगे, क्लियर रहेगा। अब आते हैं जनरल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बाय स्पोर्ट्स। एक आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज देख रहा था आपको यूनिट नंबर 5 के, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वहां से कैलोरीज वाले, इसलिए कैलोरीज वाले टॉपिक को मैं कवर करा रहा हूँ इसी में। तो जनरल कैलोरी रिक्वायरमेंट मतलब कि किसको कितना कैलोरी रिक्वायर्ड होगा, डिपेंड ऑन द स्पोर्ट। मान लीजिए मुझे 1 घंटे के हिसाब से लेके चल रहा हूँ डाटा में, तो हो जाएगा एक हाई इंटेंसिटी, मतलब बहुत ही हार्ड विग्रस वर्कआउट कर रहा हूँ कम समय में, तो हाई इंटेंसिटी है। फिर इससे कम वाला मॉडरेट हाई इंटेंसिटी, फिर इससे थोड़ा कम वाला मॉडरेट इंटेंसिटी, और फिर आएगा लो इंटेंसिटी। उसको मैंने 4 भाग में क्लासीफाई कर दिया। अब क्या बोला है, क्लासिफिकेशन करने के बाद तो हाई इंटेंसिटी में कौन कौन सी गेम्स आ जाएंगे जहां पे आपको विगरस आप इंगेज हो रहे हैं उस चीज में। जैसे रनिंग हो गया, मैं बहुत ही तेज दौड़ रहा हूँ, कोई इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा जिससे मेरा एनर्जी देना पड़ रहा है, आउटपुट देना पड़ रहा है। रनिंग हो गया, कॉम्पिटिटिव स्विमिंग हो गया, मान लीजिए कॉम्पिटिशन में आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, या फिर फुटबॉल मैच चल रहा है, लाइट लेवल का कॉम्पिटिशन चल रहा है आपका, तो ये सब किस में आएंगे, हाई इंटेंसिटी में आ जाएंगे। ये गेम्स को आप इजिली सेग्रीगेट तो कर पाएंगे ना अपने दिमाग से सोच के कि किसमें कौन से गेम में हाई इंटेंसिटी वाला होगा, कौन सा गेम लो इंटेंसिटी वाला होगा। अब क्या बोला है आपका, मॉडरेट हाई इंटेंसिटी, मतलब इससे कम वाला अगर हम रेंज करें तो आपका हो गया बास्केटबॉल, सॉकर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, एलाइट सॉकर, यानी कि जो प्रोफेशनल लेवल पे है। अब यहाँ पे थोड़े कम लेवल की बात कर रहा है, टेनिस हो गया, रनिंग हो गया, रनिंग में थोड़ा स्पीड कम कर दिया मैंने, फिर साइकिलिंग हो गया, तो ये मॉडरेट हाई इंटेंसिटी में आ जाएगा। फिर मॉडरेट इंटेंसिटी इससे कम में क्या क्या आ जाएगा, हाइकिंग हो गया, आप कहीं वॉक कर रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, तो ये आपका मॉडरेट इंटेंसिटी में आ जाएगा। लो इंटेंसिटी में क्या हो गया, गोल्फ यूजिंग कार्ट, यानी कि जो आपको गाड़ी ले जा रहा है, आपको बैठा रहा है, जैसे होता है ना गोल्फ में,
बैठते हुए जा रहे हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा कम इंटेंसिटी वाला, वॉक कर रहे हैं बहुत ही स्लो पेस, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो ये लो इंटेंसिटी वाला है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछता आपका कि ये गेम्स में अरेंज करिए, किसमें ज़्यादा कैलोरी रिक्वायर्ड है और किसमें कम रिक्वायर्ड है। तो आप इस हिसाब से दिमाग से सोच कर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपको मैंने इतने सारे गेम्स पढ़ा दिए ना, आपको सेग्रीगेशन कर पाएंगे आप वहाँ पे। हाँ, यू कैन लीव, आप छोड़ सकते हो काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अपने, बन रहा करिएगा, नहीं बन रहा मत करिएगा, ठीक है, बता दूंगा, अभी पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला, हाई इंटेंसिटी में 800 से 1000 किलो कैलोरीज प्रति घंटे एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉडी को, जब हम ये वर्कआउट कर रहे हैं। तो मॉडरेट हाई इंटेंसिटी में 500 से लेके 800 किलो कैलोरीज पर आवर, फिर मॉडरेट इंटेंसिटी आ जाएंगे तो 300 से 500 कैलोरीज, और फिर 300 से कम आपका लो कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर आवर हो गया, तो आपका लो इंटेंसिटी वाले वर्कआउट हो जाएंगे। तो ये जनरल कैलोरी रिक्वायरमेंट थी, डिपेंड्स अपॉन द स्पोर्ट, आप कौन सा स्पोर्ट में है और वहां पे कितना विगरसली एंगेज्ड है, यानी कि इंटेंसिटी क्या है। समझ गया कैसे क्लासिफाई करना है। अब आते हैं, अगर हम आमतौर पे बात करें तो कितना कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होता है वुमेन्स को और मेंस को। तो वुमेन्स को अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो 1600 से लेकर 2200 कैलोरीज प्रति डे पर डे रिक्वायर्ड होता है फॉर वुमेन्स, अपना दिनचर्या पूरा करा काम चलाने के लिए। एंड फॉर मेन 2200 टू 3000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होता है। अब ये वेरी करता है कि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्समैन होगा, कोई घर में बैठा होगा, दिन भर सो रहा होगा, तो वही बोला है सीडेंटरी वुमेन रिक्वायर, थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बढ़िया घर वाला काम चल रहा है, 1600 से 1800 कैलोरीज और कम रेंज हो गया। और वहीं पे एक्टिव वुमेन है जो ज़्यादा विगरसली इंगेज हो रही हैं, तो वहाँ पे 2000 से लेके 2400 कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एक बेसिक्स आइडिया रहना चाहिए ना, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, ये एनटीए कुछ भी उठपटांग क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और सीडेंटरी मैन रिक्वायर्ड 2000 टू 2200, जो घर में बैठे हुए हैं, कुछ काम दाम नहीं कर रहे हैं, while active men needed 2600 to 3000 कैलोरीज पर डे। हाँ, हॉकी हाई इंटेंसिटी हो जाएगा, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आते हैं, अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी टॉपिक जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है ना, अभी मैंने एक ही टॉपिक पढ़ाया आपका, बैलेंस डाइट, और कैलोरीज मान लीजिए इसी के इर्द गिर्द था। अब आते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले टॉपिक को पढ़ते हैं, इसको अच्छे से, इसको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से भी, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। यूनिट नंबर 1 हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन में पढ़ाया हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या फ़र्क होता है, समझ गए ना आप। न्यूट्रिएंट्स में छोड़ सारी चीज़ें आ जाएंगी जो मेरे बॉडी के रिक्वायर्ड है, छोटी छोटी अमाउंट में। लैग हो रहा है क्या वीडियो? अच्छा, लैग हो रहा है, एक सेकंड वेट करिए, हो सकता है नेटवर्क इश्यूज हो। अब सही चल रहा है? लैग हो रहा था क्या, सबके एंड से हो रहा था क्या, एक बार बता दीजिएगा। क्वालिटी चेंज कर लीजिए आप जब क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। जब तक बहुत ही ज़्यादा इशू ना आ जाए ना, आपस में बात करके चैट बॉक्स में मुझे बताया करिए फिर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स में। तो क्या बोला है, आर इसेंशियल सब्सटेंसेस दैट सपोर्ट्स द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। सपोर्ट करने कहीं ना कहीं, तो क्या हो गए, जो केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, सब चीज हो गए, जो मेरे बॉडी में रिक्वायर्ड होता है ओवरऑल वेलबींग को अच्छा मेंटेन करने के लिए। हमने समझ लिया न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स में। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपका सिलेबस में दिया हुआ था, एक होता है मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो यानी कि बड़े अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, और माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए आपको। तो क्या बोला है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सच न्यूट्रिएंट्स विच आर बॉडी रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड सपोर्ट बॉडीली फंक्शंस। तो ये अलग बॉडी फंक्शन को सपोर्ट तो करेंगे, भैया ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो एनर्जी दे रहे हैं मेरे बॉडी को काम कराने के लिए, और यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे काम कराते हैं जो मेरे फिजिकल फंक्शंस बॉडी के अंदर चल रहे हैं छोटे छोटे। जैसे क्या बोला, फ्लूइड बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए, आपकी बॉडी में अगर थोड़ा सा एनर्जी प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है वहाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्रोथ में मदद कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स बोलते हैं, यानी कि कुछ कुछ चीजों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहते हैं। तो क्या बोला, इनको ग्राम क्वांटिटीज में चाहिए रहता है, और यहाँ पे 100 मिलीग्राम पर डे
इससे कम चाहिए रहता है, ठीक है, इससे कम क्वांटिटी में चाहिए रहता है। और ये मिलीग्राम यानी कि ग्राम का छोटा हो गया, और ये ग्राम क्वांटिटी यानी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये कम क्वांटिटी में आपका चाहिए। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम लोग क्लासिफाई करें सिंपल सा, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। तो 1 ग्राम अगर मैं कार्ब्स इनटेक कर रहा हूं तो कितना एनर्जी मिल रहा है, 4 किलो कैलोरीज। अब समझ गए ना, एनर्जी का आपका वैल्यू था कैलोरीज, हम समझ गए, तो अब इजिली समझ में आ पा रहा होगा ना कि 1 ग्राम अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो उससे एनर्जी कितना मिल रहा है, 4 किलो कैलोरीज या फिर 4 कैपिटल सी वाला कैलोरीज मिल रहा है। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 4 किलो कैलोरीज। किसका, प्रोटीन का भी सेम एनर्जी मिल रहा है, कार्ब्स का भी सेम मिल रहा है, पर वहीं पे फैट से आपको एनर्जी मिल रहा है 9 किलो कैलोरीज 1 ग्राम अगर आप फैट ले रहे हो। तो इससे मतलब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है, आप कर लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, कार्ब से इतना मिलता है, प्रोटीन से इतना मिलता है, फैट से इतना मिलता है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा आपको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। तो एक एक करके हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझेंगे, ठीक है, फिर माइक्रो को समझेंगे। हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, मैक्रो पढ़ा और माइक्रो पढ़ा। अब मैक्रो के अंदर हमने पढ़ा कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स। अब एक एक और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ेंगे। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है तो मैं थोड़ा सा फटाफट चलूंगा इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है। मैक्रोमोलिक्यूल है और चीफ एनर्जी प्रोवाइडर है, मतलब ज्यादा आपका मेन एनर्जी सोर्स कौन दे रहा है, जितने भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा एनर्जी देता है, तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। अब जो इससे केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग केमिकल से मिलकर बना रहता है, तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड। तो क्या क्या कौन कौन से 3 केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं, चीफ एनर्जी प्रोवाइडर हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मुख्य तौर पे, यानी कि आपके शरीर को एनर्जी ये दे रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मुझे कितना एनर्जी मिलता है, कैलोरीज, 4 कैलोरीज। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ह्यूमन के बॉडी में ना 2 फॉर्म्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एक होता है क्या, ग्लूकोज। तो मेरे बॉडी को एनर्जी कैसे मिल रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में मिल रहा है। कोई भी चीज मैं खा रहा हूँ तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, हो रहा है। तो ग्लूकोज आपका ब्लड में मिल जाके डिजोल्व हो जा रहा है एनर्जी देने के लिए, ठीक है। क्वांटिटी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, क्वांटिटी इग्नोर करिएगा आपके प्रोस्पेक्टिव से। अब स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, एक तो ग्लूकोज आपके जा रहा है, आपने खाया कुछ चीज, जाके डिजोल्व हुआ ग्लूकोज के फॉर्म में, जाके ब्लड में डिजोल्व हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज होगा, अब आपको एनर्जी मिल रहा है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कर रहा है आपको बॉडी को, कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिल रहा है। अब क्या होगा, जो ज्यादा बच जाएगा, अब ग्लूकोज मैंने ज्यादा खाया तो भैया थोड़ी देर के लिए मुझे एनर्जी चाहिए था, तो वो ग्लूकोज जाके ब्लड में घुल गया, तो मेरा बॉडी काम कर रहा है अपना। अब बच गया जो ज्यादा, अब वो उसको क्या बोलते हैं, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो ज्यादा एनर्जी बच जा रहा है। तो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन बोलते हैं उसको। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आपका ग्लूकोज होता है, ये आपका स्टोर होता है लीवर में और मसल्स में। लीवर में कितना होता है, 80 से 100 ग्राम होता है, मसल्स में 400 से 500 ग्राम आपका अप्रोक्स स्टोर होता है। क्लियर होगा आपको। 2 फॉर्म्स में पाया जा रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट, सिंपल सा है, ग्लूकोज में खा रहे हैं कोई भी चीज, कार्ब्स से इंटेक कर रहे हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में जा रहा है, ग्लूकोज आपको एनर्जी दे रहा है, ब्लड में जाकर डिजोल्व कर रहा है। और जो ज्यादा बच जा रहा है तो स्टोर्ड फॉर्म ग्लूकोज क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। कहाँ पे स्टोर होता है, लिवर और मसल्स में, सिंपल सा था। अब क्या बोला है, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट बाय द लिवर एंड स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू अंडर द स्किन। अब मान लीजिए बहुत ही ज्यादा एक्सेस हो गया है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो मैं मसल्स में बता रहा हूँ ना ऊपर स्टोर होता है, तो ये एडिपोज टिश्यू यहाँ पे स्किन के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है आपका। पर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा देर तक आपका बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। अब मैं खा लिया, एक होते सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल तो तुरंत एनर्जी देंगे, कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर बाद देंगे, यानी कि 3 से 4 घंटे तक मान लीजिए एनर्जी दे रहे हैं, उसके बाद एनर्जी नहीं देते आपको कार्बोहाइड्रेट्स, आपको दोबारा इनटेक करना पड़ेगा। तो एक लिमिटेड टाइम तक ही एनर्जी देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। समझिए, कहानी की तरह समझिए, काम वाला चीज है, अच्छा लगेगा। और जो इंपॉर्टेंट होगी ना एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से समझा दूंगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ भी क्वेश्चन आ जाए उठा के, एक क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूँ। मैंने बताया ज्यादा देर तक स्टोर नहीं रहते हैं। अब मुझे जो भी मेरा कैलोरीज रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा ना कि 2200 से 2500 कैलोरीज चाहिए मुझे, 2000 से 2200 चाहिए कैलोरीज पर डे, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स का कितना परसेंटेज होना चाहिए, उसका रहना चाहिए 45 to 65% ऑफ किलो कैलोरीज, उस कैलोरीज रिक्वायरमेंट में से आने चाहिए, कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। क्लियर है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब क्या बोला है, इसका कंपाउंड होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है आपका शुगर, मान लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज की तरह शुगर हो गया आपका, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्या, सैचराइड बोलते हैं उसको।
सैचराइड इज अ यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वन और मोर सैचराइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये मिल मिलकर अपना स्ट्रक्चरल चेन बनाकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सैचराइड आपका किसका यूनिट है, पूछता है एग्जाम में, पूछा गया है। सैचराइड किसका यूनिट है, कार्बोहाइड्रेट का है। शुगर मान लीजिए, शुगर मॉलिक्यूल है, मिल मिलकर आपका एनर्जी दे रहे हैं। एक बार फटाफट रिकैप करा दूं, कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या पढ़ा, चीफ एनर्जी प्रोवाइडर है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ये दे रहा है आपकी बॉडी को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर मैं ले रहा हूं तो 4 कैलोरीज का एनर्जी मिल रहा है। क्या क्या इसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 चीजें होती हैं। फिर मैंने बताया ह्यूमन बॉडी में 2 फॉर्म से पाए जाते हैं। ग्लूकोज एक ब्लड में स्टोर हो जाता है, ब्लड मतलब एनर्जी देने के लिए चाहिए तो चला गया, अब जो ज्यादा बचा तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो गया। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ग्लाइकोजन। वो कहाँ पे स्टोर होता है, आपका लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है। लीवर में कितना 80 से 100 ग्राम स्टोर होता है, और जो ज्यादा बच जाता है मसल्स में आपका स्टोर होता है। फिर आपका साइड साइड एडिपोज टिश्यू में चले जाता है, स्किन में, पर ये ज्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं होता कार्बोहाइड्रेट्स। और जो भी फिर क्या मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि जो भी मेरा कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है उसका 45 से लेकर 65% किलो कैलोरीज कहाँ से मिलना चाहिए, कार्ब से लेना चाहिए मुझे। अब मैंने फिर क्या बताया, सैचराइड जो यूनिट है किसका है, कार्बोहाइड्रेट का है, शुगर मॉलिक्यूल मान लीजिए। फिर ये मिल मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या बोला है, एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपका मोनोसैचराइड, सिंगल यूनिट, डाइसैचराइड 2 यूनिट हो गया आपका। सैचराइड हमने पढ़ा ना, सैचराइड इज द यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वही यहाँ पे हो गया ना, मोनोसैचराइड सिंगल यूनिट, डाइसैचराइड डबल यूनिट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, फ्रूट हो गया, हनी हो गया, बनाना हो गया, एक्सेट्रा हो गया। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बुला रहा है, क्योंकि इसको खाते ही ना मुझे तुरंत एनर्जी मेरे बॉडी को दे रहा है। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या बोला है, ये आपको एनर्जी तो देते हैं पर धीरे 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 देते हैं। तो इसके एग्जांपल क्या हो गया, सीरियल्स हो गए, बीट्स हो गए, राइस हो गया, एक्सेट्रा हो गए। तो इसमें आपको दिख पा रहा होगा सैचराइड का आपका ओलिगोसैचराइड हो गया, पॉलीसैचराइड हो गया, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। हाँ ठीक है, अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बोला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूँ। अभी लास्ट टू लास्ट ईयर था ये टॉपिक सिलेबस में आपका सीयूटी में, और इससे चार्ट से क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसको ध्यान समझिएगा, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। काफी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक ही टॉपिक को छूटेगा नहीं कुछ भी चीज। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने बताया ये दोनों क्या आते हैं, सिंपल में आते हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में आते हैं। सिंपल है भैया, मतलब सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा उसका। तो 1 शुगर मॉलिक्यूल हो गया मोनोसैचराइड, 2 शुगर का मॉलिक्यूल हो गया डाइसैचराइड। तो 1 शुगर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाता है, फ्रुक्टोज हो जाता है और गैलेक्टोज हो जाता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ये क्या हो गया आपका मोनोसैचराइड हो गया। जैसे एग्जांपल पूछ लिया क्वेश्चन में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसैचराइड। पहला ऑप्शन दे दिया ग्लूकोज, दूसरा दे दिया फ्रुक्टोज, तीसरा दे दिया गैलेक्टोज, चौथा दे दिया मेल्टोज। तो वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हम समझ गए कैसे क्वेश्चन आएगा। अब और क्या इंपॉर्टेंट है इस इमेज से आपके लिए, ये वाला चीज कि डाइसैचराइड जो बन रहा है 2 शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है, तो किसके कौन क्या क्या चीज मिल रहा है, तो मेल्टोज बना रहा है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, 2 बार ग्लूकोज मिल रहा है तो मेल्टोज बनता है। यहाँ पे लिखा गया है मेल्टोज किससे बन रहा है, 2 बार ग्लूकोज मिल रहा है। तो सुक्रोज किससे मिलकर बन रहा है, एक ग्लूकोज से एक फ्रुक्टोज से, तो बन रहा है मेरा सुक्रोज। फिर गैलेक्टोज किससे बन रहा है, एक आपका ग्लूकोज हो गया और एक आपका गैलेक्टोज हो गया, तो ये बन रहा है आपका लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर बोलते हैं। हाँ बताया था मैंने आपको, वेरी गुड मुर्शिद, मुझे याद दिलाने के लिए। आपको मैंने बताया था इसको याद रखने का, GFG करके याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। हाँ वेरी गुड, ठीक है, गर्लफ्रेंड जी करके याद रखिएगा, कहीं भी नहीं भूलेंगे। ग्लूकोज, जी से ग्लूकोज, F से फ्रुक्टोज, जी से गैलेक्टोज। ठीक है, आपको मैंने बताया था वाला ट्रिक पहले वाले में। और फिर क्या हो गया, ओलिगोसैचराइड, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बने होंगे, 2 या 10 से अधिक, फिर या 2 उससे भी ज्यादा, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला जो स्टार्टिंग का 2 है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो अभी हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है जो तुरंत एनर्जी देता है, कॉम्प्लेक्स होता है जो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शुगर मान लीजिए सिंपल में, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरी, कुछ भी प्रोडक्ट हो गया जो मान लीजिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टार्च यहाँ पे दिया हुआ गया है, कॉम्प्लेक्स में आता है, और एक फाइबर आता है। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, पर फर्क क्या आ रहा है, जो फाइबर होते हैं ना, इनडाइजेस्टेबल पार्ट होते हैं, कॉम्पोनेंट होते हैं आपके फूड में। जैसे मैंने खाया फाइबर, तो क्या हो रहा है, आपके बॉडी में डिजोल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये बल्कीनेस बना रहे हैं। तो जो भी कॉन्स्टिपेशन जिसको प्रॉब्लम होता है ना, उसको बोलते हैं कि फाइबर खाया करो, सलाद खाया करो, तो क्या होता है, आपको भरा भरा पेट रखेंगे।
जो भी मोटा आदमी है उसको बोलेंगे कि यार तू ओबीस होते जा रहा है, तू सलाद खाया कर। किस लिए? क्योंकि उसको कहने का मतलब ये है कि आप फाइबर्स का इंटेक किया करो। फाइबर्स क्या होते हैं? इनडाइजेस्टिबल पार्ट होते हैं, आपकी बॉडी में जाके घुल नहीं रहे वो आपको, लेकिन जो खाना आपने खाया है कम खाएंगे पेट भर जाएगा, क्योंकि बल्कीनेस दे रहे हैं, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है ना, नहीं होगा, तो इजीली आपका बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है। और स्टार्च या क्या होता है, ये डिजोल्व हो जाते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन ये डिजोल्व हो जाते हैं, बस दोनों में यही फर्क है स्टार्च और फाइबर में। अब क्या बोला है यहाँ पे समझिएगा, कैसे ये क्विक एनर्जी देते हैं और कैसे लेट से एनर्जी देते हैं उसको समझेंगे। तो मैंने बताया आपको कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल मैंने बताया तुरंत एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी कहाँ से मिलता है मेरे बॉडी को? ब्लड शुगर से मिलता है ना, क्योंकि ब्लड शुगर अगर आता है तो मेरे बॉडी का जो एनर्जी करेंसी होता है एटीपी होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो उसको स्पाइक देता है, उसको एनर्जी दे रहा है। तो कैसे देगा? जितना ज्यादा ब्लड शुगर होगा वहां पे उतना ज्यादा आपको एनर्जी उतना जल्दी मिलेगा। तो जैसे ही आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं तो जो आप लेवल देख रहे हैं एनर्जी का, क्विक स्पाइक मार रहा है आपका ब्लड शुगर लेवल, एनर्जी देके तुरंत डाउन आ जा रहा है। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ही काम करते हैं, आपको तुरंत एनर्जी देते हैं। वहीं पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कैसे काम करते हैं आपका, ये एनर्जी दे रहे हैं पर धीरे 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 जा रहे हैं, धीरे धीरे दे रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली जा रहे हैं। ठीक है सर, क्या इससे फिर से नोट्स में लिख लूं, पहले से सेम है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, पहले से सेम है तो क्यों लिखोगे, समझ लीजिए। मैं तो दोबारा अगर चाहता तो इस टॉपिक को स्किप कर देता ना, क्योंकि मैंने बोलता मैंने सेम चीज पढ़ाया हुआ है पर सिलेबस में है, तो मैंने बोला पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, कोई डाउट्स तो नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स में? सभी लोगों को क्लियर है कार्ब्स? बता दीजिएगा चैट बॉक्स में सभी लोग। चलिए फिर आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अगर क्लियर है सभी लोगों को तो। प्रोटीन्स के बारे में, तो प्रोटीन्स को किसने दिया था टर्म? बर्जीलियस ने दिया था। अब इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और एक नया क्या जुड़ा जो कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं था? नाइट्रोजन जुड़ गया। बस इसको याद रखना आपको। मान लीजिए पूछ दिया प्रोटीन में कौन सा कॉम्पोनेंट है, तो आपको याद रखेगा नाइट्रोजन अलग से इसमें आ रहा है। तो स्मॉलर चैन अमाइनो एसिड से बनते हैं। फिर मैंने क्या बताया आपको, 1 ग्राम प्रोटीन लेने से 4 कैलोरीज का एनर्जी मिलता है, सेम एज कार्ब्स। इसके रिचर सोर्स क्या है? पीनट्स हो गया, मूंगफली, मिल्क, फिश, एग वगैरह। तो जो भी हमारा कैलोरीज का रिक्वायरमेंट होता है उसमें 10 से 35% कैलोरीज प्रोटीन्स लेना चाहिए हमें, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, 10 से 35% का। फिर अमाइनो एसिड, फिर पेप्टाइड चेन्स बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, फिर ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, चार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, पर जो समझना था वो समझ लीजिए आपने। अब आते हैं आगे। तो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड भी मैंने बताया हुआ था, ट्रिक काफी अच्छे से कैसे आपको याद करना है। नॉन इसेंशियल मतलब आपको उतना रिक्वायर्ड नहीं है ये, नॉन इसेंशियल। एक होते हैं इसेंशियल, टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, तो नॉन इसेंशियल कितने होते हैं? 11 होते हैं। और इसेंशियल कितने होते हैं? इसेंशियल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो नॉन इसेंशियल क्यों बोला है? क्योंकि ये मेरे को उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बाहर से मुझे लेना नहीं पड़ता इसको। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल क्या होता है? जरूरत होता है। अब नॉन इसेंशियल आने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मेरा बॉडी इसको खुद ही प्रोड्यूस कर ले रहा है। तो कैसे कितने होते हैं? 11 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इसेंशियल क्या हो जाएंगे? जो मेरा बॉडी नहीं बना पा रहा है, मतलब मुझे बाहर से डाइट से लेना पड़ेगा। वही हो गया, यहाँ पे लिखा गया है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डेली डाइट। तो नॉन डिस्पेंसिबल है, मतलब हम इसको फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि बाहर से लेना पड़ रहा है। वही इसको बोला गया है डिस्पेंसिबल अमाइनो एसिड्स होते हैं। डिस्पेंस मतलब फेंक दिया आपने। अब जो 11 होते हैं ना, इसमें भी एक कंडीशन होता है। मान लीजिए आपको बुखार उखार हो गया ना, तो 6 इसमें से ऐसे होते हैं जो जब बीमार पड़ गया आपका बॉडी, तो आपका बॉडी उस अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो मुझे उसको अलग से लेना पड़ेगा। तो 11 में से 6 होते हैं कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, यानी कि एक कंडीशन पे मुझे इनको भी बाहर से लेना पड़ता है जब हम फीवर वीवर से सफर कर रहे हैं। तो समझ गए? बस इतना ही समझना था आपको। ये 9 होते हैं, 11 होते हैं, 20 होते हैं। हाँ वेरी गुड हिमांशु, याद है ना, अभी तक समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे बोला है, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ये सारे हो जाएंगे, इनके नाम पूछते हैं इंपॉर्टेंट। और नॉन इसेंशियल हो जाएंगे आपके ये और ये, जो मैंने बताया ना कंडीशन डिपेंड होता है, ये दोनों तो सेम ही है ना। नॉन इसेंशियल है आपका जो आपका स्किन कलर में मैंने बनाया हुआ है, तो ये क्या हो गया? कंडीशनल
कंडीशनली इसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी कि एक कंडीशन में जब बॉडी को बुखार हो गया, मेरा बॉडी नहीं बना पा रहा है, तब मुझे ये चाहिए रहता है। और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, अब इतने सारे नाम को याद कैसे करना है, इसका मैंने ट्रिक आपको बताया था। सिंपल सा ट्रिक है, ए सी जी एस, प्रोलिन और ट्रायोसिन, बस इतना याद करना है आपको, ए सी जी एस, प्रोलिन ट्रायोसिन, इसको याद कर लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। यानी कि ए सी जी एस, ध्यान रखिए, ए यहाँ पे है, ए ए, फिर क्या बोला, सी, सी कहाँ कहाँ पे है, फटाफट देख लेते हैं, सी यहाँ पे है, और कहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, जी 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 जी, फिर क्या बोला, ए सी जी एस एस एस, और प्रोलिन और ट्रायोसिन, बस आपको ए सी जी एस, प्रोलिन, ट्रायोसिन आर नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बाकी इनके अलावा कोई भी लेटर आएगा, आप देख सकते हैं सारे ऑड वन आउट हैं, ये सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड हो जाएंगे, और जो ए सी जी एस, प्रोलिन और ट्रायोसिन आएगा, वो आपके हो जाएंगे नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है। अब प्रोटीन की एक डेफिशिएंसी होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरेस्मस एंड कावासिकोर, आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा था, इसलिए मैंने इसका इमेज यहाँ पे डाल दिया, मेरेस्मस और कावासिकोर। अब कावासिकोर में देख रहे हैं आप, बॉडी तो पतला ही है, लेकिन पेट फेंक दिया है, निकल गया है। और मेरेस्मस में क्या, पूरा बॉडी कुपोषित है, पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा है आपको। तो ये प्रोटीन की कमी से ये दो बीमारियां होती हैं, कावासिकोर एंड मेरेस्मस। अब प्रोटीन मेरे बॉडी में क्या काम करता है, बिल्डिंग करता है, टिश्यूज को रिपेयरमेंट का काम करता है, ये मेन काम करता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का इतना था, काफी डिटेल हमने पढ़ लिया प्रोटीन भी। अब आते हैं अगले पे, फैट्स पे। तो फैट्स क्या बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, अलग अलग ग्लिसरॉल के कंपोनेंट से बना रहता है, 3 फैटी एसिड, इसलिए इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो फैट आपको ज्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम ऑफ फैट अगर आप ले रहे हैं तो कितना कैलोरीज एनर्जी दे रहा है, 9 कैलोरीज एनर्जी दे रहा है। ये सब लाइन ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसा जो आपको पता चल गया होगा कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है, क्योंकि मैं आपको इतने दिन से बताते हुए आ रहा हूँ। तो फैट कैसे काम करता है मेरे बॉडी में, एनर्जी बैंक की तरह काम करता है। जैसे पावर बैंक होता है ना, जब आपका बॉडी में खत्म हो गया कार्ब्स प्रोटीन, तो फैट वहां पे काम आएगा आपको एनर्जी देने के लिए। जैसे लाइट चला गया, मोबाइल का बैटरी भी डेड हो गया, पावर बैंक है आपके पास, पावर बैंक आपको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहा है जब सब चीज रिसोर्सेज आपके पास खत्म हो चुकी है। तो फैट वैसे ही काम करता है आपके बॉडी में एज एनर्जी बैंक। तो यहाँ पे क्या बोला, लाइपेस एंजाइम डाइजेस्ट फैट। अब एंजाइम आपको कैटलिस्ट की तरह काम करता है ना, तो फैट का डाइजेशन कौन सा एंजाइम करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको कौन सा एंजाइम करता है, लाइपेस, इसका फैट का। कार्ब्स का कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेस, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कार्ब्स में शायद मैं ऐड ऑन करना भूल गया हूं। और प्रोटीन का कौन करता है, पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेस को कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा आपको डाइजेशन करने में, फैट। कार्ब्स के लिए कौन, सलाइवरी अमाइलेस, प्रोटीन के लिए पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो क्या बोला है, फैट्स कैसे रहते हैं, स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स अंडर द स्किन एडिपोसाइट्स व्हिच फॉर्म्स एडिपोस टिश्यू। अब स्किन के अंदर यहाँ पर फैट ही तो है, ये एडिपोस टिश्यू स्टोर्ड है। और कुछ कुछ होते हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं विस्केरल फैट, जैसे किडनी वगैरह के आसपास सराउंड करके रखे हुए हैं। तो जो मैं नॉर्मल कैलोरीज रिक्वायरमेंट है मेरे बॉडी का, मुझे 2200 से 2500 कैलोरी जितना भी चाहिए, उसमें से कितना परसेंट फैट से लेना चाहिए मुझे, 20 से लेकर 35% तक, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों सुना होगा, विटामिन आप हम पढ़ेंगे आगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो उसमें कीड़ा करके होता है ADEK, यानी कि KEDA, ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, सिंपल सा। हाँ शिवा, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फैट्स पे। तो एक होते हैं गुड फैट, एक होते हैं बैड फैट। तो बैड फैट में क्या बोला है, कार्बन एटम्स आर फुली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन एटम। अभी बैड फैट है, पूरा आपका सैचुरेशन है आपका किससे, हाइड्रोजन एटम से सैचुरेशन है, ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री वाला हो गया, इतना डीप में नहीं आएगा। और एक होते हैं गुड फैट। अब देखिए यहाँ पे क्या समझने वाला है आपका, जनरली बैड फॉर हेल्थ एज इट इंक्रीजेस बैड कोलेस्ट्रॉल। आपका कोलेस्ट्रॉल अभी हम समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए पहले। तो बैड फॉर हेल्थ माना जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL का मतलब होता है, विच फर्दर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट स्ट्रोक एंड डिजीज, जो आपको हार्ट स्ट्रोक अलग अलग बीमारियां ला सकती है बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आप लिए जा रहे हैं तो बैड फैट क्या होते हैं, बेसिकली सॉलिड रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे, जो भी हमें एनिमल बेस्ड होता है, यानी कि बीफ हो गया आपका, घी हो गया, बटर,
जो एनिमल से मिल रहा है। तो ये सब आपका मोस्टली आपके बैड फैट में आते हैं। अब गुड फैट में क्या हो जाएंगे आपका HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। ये कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं आपके रूम टेम्परेचर पे, और ये प्लांट बेस्ड होता है। जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, 5 स्टार होटल में खाने जाओगे ना, वही फर्क होता है। वहाँ पे ऑलिव ऑयल में आपको छान के देगा, वहीं पे नॉर्मल ठेले पे जाओगे तो नॉर्मल कोई भी तेल में छान के दे देगा। 5 स्टार इसलिए 5 स्टार होता है, ठीक है। सनफ्लावर ऑयल, एवोकाडोज ऑयल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये गुड फैट और बैड फैट का सिंपल सा मतलब समझ में आया होगा। क्या होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट होता है, 2 टाइप का फैट होता है। आप कोलेस्ट्रॉल समझना है, यहाँ से आपको समझना चाहिए इसको। तो क्या बोला है, कोलेस्ट्रॉल इज अ फैट लाइक सब्सटेंस फाउंड इन द बॉडी, ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो फैट लाइक सब्सटेंस है, मान लीजिए आपका जमा दे रहा है, जैसे ब्लड जाता है ना, थिकनिंग, जैसे ब्लड यहाँ पे सप्लाई हो रहा है मान लीजिए कोई भी आपका, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये पूरा थिकनिंग करता है यहाँ पे। तो जो ब्लड वेसल से यहाँ पतला कर देगा, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट को ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा पंप करने के लिए। जब ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा तो हार्ट स्ट्रोक वगैरह अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। वही बोला है, इट इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस बट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इज हार्मफुल। एक नॉर्मल लेवल पे तो बॉडी की रिक्वायर्ड है, पर वहीं पे एक्सेस हो जाएगा तो मेरे को नुकसान पहुंचाएगा। अब इसका नेचर कैसा होता है, लिपिड होता है, यानी कि फैट है, स्टेरॉइड टाइप। वैक्सी सब्सटेंस यानी कि कैंडल होता है ना, वैक्सी सब्सटेंस, चिपचिपा टाइप। तो एंडोजीनियस जो आपका बॉडी खुद बना रहा है, एंडोजीनियस यानी कि, तो ये कौन बनाता है, लीवर बनाता है, सिंथेसाइज बाय लीवर। एक होता है एक्सोजीनियस जो मैं बाहर से ले रहा हूँ, जैसे डाइट से ले रहा हूँ, अंडा खा रहा हूँ, मीट खा रहा हूँ, बटर खा रहा हूँ, डायरी प्रोडक्ट जो भी ले रहा हूँ। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसे आपका आर्टरी जा रहा है, ठीक है, जैसे मैंने जो समझाया ना आपको, नॉर्मल ब्लड जा रहा है, नॉर्मल आर्टरी है, क्योंकि इसका जो आपका साइड का मेम्ब्रेन है बढ़िया पतला सा है, प्रॉपर सप्लाई जा रहा है ब्लड का। पर वहीं पे बैड फैट क्या करता है, पूरा यहाँ पे एक थिकनिंग कर देता है, ठीक है, साइड साइड में। तो ये आपका जो रास्ता है ब्लड सप्लाई करने का आर्टरीज के थ्रू पतला हो गया। तो मैंने जो समझाया ना कंडीशन, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल ऐसे काम करता है। अब यहाँ पे समझिए LDL और HDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम बोलेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक हो जाएगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल। तो क्या बोला है, कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू टिश्यूज। तो मेरा लीवर से टिश्यूज की तरफ जा रहा है, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों, क्योंकि टिश्यूज में आपका ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब जो भैया ब्लड सप्लाई जो मेरा हो रहा था, वहां पे क्या हो रहा है, ये फैट जाके कोलेस्ट्रॉल आपका जम रहा है, जम रहा है, तो जाम कर देगा ना इसका आपको नाली, मान लीजिए जो आज ब्लड जा रहा है सप्लाई, तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, लीवर से टिश्यूज की तरफ जा रहा है ये। तो जो ये थिकनिंग बोलते हैं ना आर्टरीज का, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, अथीरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये टर्म्ड है जो इस कंडीशन को बुरा होता है जब आपका थिकनिंग हो जाता है ब्लड वेसल्स का ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ बैड फैट। अब गुड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू लीवर। तो जो ये टिश्यू से कहाँ ला रहा है, लीवर में ला रहा है। तो जो भी कोलेस्ट्रॉल था ना आपका जो जम रहा है, उसको अंदर भेज दे रहा है ये। तो ये रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट काम करता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है बेसिकली, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। थोड़ा सा मैं अंदर जाके समझा रहा था इसको कंसेप्ट क्लियर रहने के लिए, कि मान लीजिए पूछ दिया क्वेश्चन तो आपको क्लियर रहना चाहिए। एक बार वापस से देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़े, कार्ब्स पढ़े, प्रोटीन्स पढ़े और फैट्स पढ़ा। अब आते हैं किस पे, फाइबर्स पे। तो फाइबर्स आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट में भी पूरी तरह से नहीं आता ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है, ठीक है। बीच वाला समझ लीजिए आप फाइबर्स को, अमाउंट में चाहिए तो रहते हैं पर आपको एनर्जी नहीं देता बॉडी को। तो क्या बोला है, रफेज भी बोलते हैं आपका फाइबर्स को। ये इनडाइजेस्टेबल पार्ट ऑफ फूड होता है, जैसे मैंने बताया था ना अभी, सलाद खाते हैं कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, क्योंकि बल्कीनेस का काम करता है। तो वही बोला है, जो आपका फाइबर होता है ये उस पार्ट ऑफ फूड होता है जो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता बाय ह्यूमन एंजाइम्स। ब्रोक डाउन नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कोई एनर्जी भी नहीं मिल रहा हमें। तो क्या होता है, बेसिकली बल्कीनेस देता है ताकि आपका एक्सक्रीशन प्रॉपरली हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। सिंपल सा चीज़ था, और क्या बोला, और तो कुछ नहीं है। तो ये फाइबर्स आपका रिकमेंड किया जाता है जो भी ओवरवेट होते हैं और हार्ट डिजीज जिनको हो रही है, कि आप इनटेक करिए फाइबर्स का। अब बात करते हैं वाटर के बारे में। तो वाटर क्या काम करता है, बेसिकली जो भी फूड मॉलिक्यूल्स खा रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में काम करता है। जो भी स्वेट हो रहा है, यूरिन हो रहा है, इंप्योरिटीज निकाल रहा है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है आपका नॉर्मल होम्योस्टैटिस लेवल को।
और नॉर्मल रेंज कितना रहता है, 3 से 5 लीटर पर डे हमें पानी पीना चाहिए। तो ये वाटर के बारे में थोड़ा सा बेसिक से जान लिया। तो अभी तक हमने कितना पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जो मुझे कम अमाउंट में चाहिए। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ क्योंकि मैंने टॉपिक को दोबारा पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका है, ठीक है, इसको रिवीजन की तरह समझिएगा। आई होप आपने यूनिट नंबर 1 का वो लेक्चर देखा होगा, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या बोला है, क्या क्या चीज आ जाएंगे, विटामिन आ जाएगा। विटामिन को किसने दिया था, कैश्मीर फ्रॉन्कन ने दिया था, फादर ऑफ विटामिन थ्योरी। कितने विटामिन होते हैं पूछता है क्वेश्चन, 13 टोटल विटामिन होते हैं। विटामिन को एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं पर अलग अलग इनके काम होते हैं बॉडी के अंदर। तो ऑल ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एक्सेप्ट विटामिन डी एंड के विच ह्यूमन बॉडी कैन प्रोड्यूस। तो सारे विटामिन हमको बाहर से लेने पड़ते हैं पर डी और के हमारा बॉडी खुद प्रोड्यूस कर सकता है। अगर विटामिन की कमी होगी तो अलग अलग डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप के विटामिन होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल, एक होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल सिंपल सा है, कीड़ा यानी कि फैट हो गया, और बच गया क्या आपका बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन और सी हो गया आपका। तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि पानी में घुलते हैं। फैट सॉल्युबल यानी कि फैट में मिक्स अप होंगे आपके। अब ये सब आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में आए हुए हैं कि कौन से विटामिन को क्या केमिकल नाम है, ये आया हुआ है क्वेश्चन में देख रहा था। तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 कोबलामिन। ये मस्ट है, बता रहा हूँ, कुछ करो ना करो, जितने भी आप मान लीजिए पढ़ाई में भूल जाते हैं, ये सब चीज नहीं भी करोगे चल जाएगा, पर ये आप करना जरूरी है, ठीक है। ये कर लिया आपने। इनके सोर्सेस तो सब में ऑलमोस्ट कॉमन ही होते हैं, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनके डेफिशिएंसी डिजीज को एक बार देखना है। आपको मैंने मार्क करके दिया हुआ है पुराने वाले पीडीएफ में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसमें से जिसको मस्ट करना है आपको, ठीक है। सोर्सेज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर डेफिशिएंसी इनके डिजीज इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको कर लीजिएगा। मैंने मार्क कर दिया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको करना ही है, उस बार पुराने वाले पीडीएफ में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, जहां पर ये टॉपिक दिया गया था आपका। तो विटामिन समझ के कैसे पढ़ना है। अब आते हैं मिनरल्स पे। तो ये भी क्या बोला है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए रहता है आपका, हड्डी को मजबूत करने के लिए, और नर्व कंडक्शन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स जाने के लिए, मैसेज का सप्लाई अच्छा हो, काफी सारे मिनरल्स इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ वेरी गुड रजनी। तो ये भी मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो मिनरल्स, एक होते हैं माइक्रो। माइक्रो मतलब कम अमाउंट में चाहिए और माइक्रो मतलब ज्यादा अमाउंट में चाहिए, यानी कि 100 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से चाहिए आपका, ज्यादा चाहिए इससे ज्यादा तो मैक्रो में आएंगे, इससे अगर कम रिक्वायर्ड है मेरे बॉडी को 100 मिलीग्राम पर डे तो ये आपके माइक्रो में आएंगे, ठीक है। माइक्रो इतना, माइक्रो और मैक्रो मिनरल से इतना क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन से मैक्रो है कौन से मैक्रो है कौन से माइक्रो है, बस इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उतना याद करने नहीं बोल रहा हूँ, याद क्या करना है आपको यहाँ पे करना है कि कैल्शियम क्या काम करता है बॉडी में, फॉस्फोरस क्या काम करता है, सोडियम क्या काम करता है, आयोडीन क्या काम करता है, आयरन क्या काम करता है, जिंक क्या काम करता है, और इनकी कमी से क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी मैंने आपको मार्क करके दिया हुआ है। सौम्यदीप आप उस जाके पीडीएफ को देख लीजिएगा ना, बार बार इतना मार्क करना आसान नहीं होता है, उसके लिए देखना पड़ता है मुझे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर मार्क करना पड़ता है। ऐसे हवा में थोड़ी मार्क कर दूंगा कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने मार्क करके जब आपको पीडीएफ दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो ये सब मैंने समझाया हुआ है आपको, आगे बढ़े। ये सब चीजें क्योंकि याद करने वाली है कि इसकी कमी से क्या होता है, ये वाला मस्ट है, बता रहा हूँ, इनके डेफिशिएंसी डिजीज ये मस्ट है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था आपका, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट होते हैं, एक होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, जो मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रिटिव मतलब रिक्वायर्ड है, और ये सब नॉन न्यूट्रिटिव है, जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स में अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, नॉन न्यूट्रिटिव। तो न्यूट्रिटिव में क्या आ जाएंगे, मैंने पढ़ा मैक्रो और माइक्रो दोनों आएंगे, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स। तो ये सब क्या है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट्स हैं, या मतलब न्यूट्रिशन में योगदान दे रहे हैं। और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट योगदान नहीं दे रहे हैं, फाइबर, वाटर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, कुछ भी आ जाएंगे, समझ गए। इससे क्वेश्चन बना है इसलिए मैंने आपको इसको दिया हुआ है। पीडीएफ आपको मिलेगा यूनिट नंबर 1 में, टॉपिक वाइज मैंने अपलोड किया हुआ है पीडीएफ आपका, हाइपो एंड हाइपर न्यूट्रिशन जब मैं पढ़ा रहा था ना उस वाले में पीडीएफ में दिया हुआ है। मैंने उस दिन ही एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था आपको माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आज तो मैंने दोबारा पढ़ाया आपको। तो अभी जाके हमारा आज का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस डाइट। क्लियर है सभी लोगों को, फटाफट बता दीजिए चैट बॉक्स में, फिर हम दूसरा और तीसरा टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम और लगेगा, उसको भी पढ़ लेंगे।
सभी लोगों को क्लियर है? आई होप आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको और अच्छे समझ में आया होगा जब आप दूसरी बार सुन रहे होंगे उसी चीज को। तो हाँ, मुर्शिद सीसी कल पीडीएफ मैंने बता तो दिया आपको कहाँ मिलेगा। बैठे बैठे कमर में टूट जाता है सही चेयर पे। हाँ, क्लासेस लंबी होंगी, ठीक है। पीडीएफ यार कहाँ मिलेगा आपको समझ नहीं, चलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, क्या चीज़ कहाँ मिलेगा। आपको समझ नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे देख, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ऐप पे ओपन करोगे ना डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को, तो ऐसा ओपन हुआ दिखेगा आपको कंटेंट वाले सेक्शन में। तो आपको कहाँ जाना है, ये पुराना बैच है नीचे वाला, यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, यहाँ पे जाना है आपको कहाँ पे, न्यू लाइव बैच में। गए न्यू लाइव बैच में। अब मैंने कल रात को एक नया प्लानर बनाया था कि कौन से दिन हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था इसको देख लीजिएगा, अभी मैंने कल डाला था, ठीक है। तो आज आपका 8 अप्रैल, यूनिट नंबर 5 चल रहा है, 3 टॉपिक मुझे आज पढ़ाना है, इनके तीनों के टेस्ट रात तक मिल जाएंगे, ठीक है। योगा वाले के भी मैं बना लिया हूँ, डालना है उसको, डल जाएगा आप। फिर कल हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये प्लानर हो गया, आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में, सभी लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ मैंने 19 अप्रैल से कौन कौन सा पीवाईक्यूज मिलेगा, रात को उसका डिटेल एनालिसिस होगा सॉल्यूशन के साथ। ये आपका प्लानर हो गया। अब क्या है, यहाँ पे यूनिट नंबर 1 को आपने ओपन कर लिया। अब ओपन करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है लेक्चर, 6 लेक्चर मैंने लिए हुए हैं, आधे आधे घंटे के हैं, जो भी आपका यूनिट नंबर 1 का है। यहाँ पे आपको मिलेगा नोट्स, जिस नोट्स की मैं बात कर रहा था वो कहाँ मिलेगा आपको, इसमें मिलेगा, न्यूट्रिशनल वाले स्टेटस में। हाँ, पीवाईक्यूज आपको हिंदी में भी मिल जाएंगे। अभी रुक जाइए, जब मैं चालू करूँगा तो आपको हिंदी में भी दे दूंगा। और यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे हर टॉपिक का, जो जो पढ़ाया गया है आपको टॉपिक वाइज, समझ गए। ऐसे आपको हर यूनिट का मिल जाएगा, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और 5, जैसा जैसा हम कवर करते जाएंगे अपलोडेड आपको मिलता जाएगा, ठीक है। समझ गए, सिंपल सा चीज़ें हैं, आप लोग ढूंढना नहीं चाहते हैं, ऐप में जाके एक्सप्लोर करो, खुद ही मिल जाएगा। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बहुत टाइम पास हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। पढ़ना स्टार्ट करें थोड़ा सा, ठीक है, कंसंट्रेट करिएगा, फालतू के क्वेश्चन अवॉइड करिएगा। क्या बोला है, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स। मतलब सिंपल समझ आ रहा है, डाइट का क्या रिक्वायरमेंट होता है, किसके लिए, स्पोर्ट्समैन की बात कर रहा है, पहले बीच में बाद में। सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा नोट्स है, समझ में आ जाएगा फटाफट। तो जो इतने सारे डाइट्स हम ले रहे हैं, न्यूट्रिशन लेता है इन स्पोर्ट्समैन, उसके अलग अलग काम होता है, उसका स्लीप साइकिल अच्छा रखता है, कंपटीशन उसका परफॉर्मेंस बढ़ाता है, उसको ट्रेनिंग एडेप्टेशन करने में मदद मिलती है, उसकी बॉडी को एनर्जी मिल रहा है, फ्यूलिंग की तरह काम कर रहा है, या तो उसको कोई एनर्जी मिल गया, कोई इंजरी हो गया तो उसको रिकैप कराने में मदद कर रहा है, उसके इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है, जो उसको मदद करता है फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने में, उसका दिमाग अच्छा चलाता है, इंजरी रिस्क को हटाता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है, उसको हेल्दी रखता है, उसको अच्छा रिकवरी देता है। तो ये सारे हमारे डाइट्स काम करते हैं मिलकर। अब क्या बोला है, यहाँ पे इमेज देखिए कि अगर मैं ले रहा हूँ अच्छा डाइट तो क्या होगा, मेरा बॉडी का ग्रोथ अच्छा होगा, मेरे को खेलने के बाद अच्छा रिकवरी होगा, मेरा बॉडी हाइड्रेशन में रहेगा, एनर्जी मिलेगा, इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो ये सब तो कॉमन सी पॉइंट थी, इसको लिखना विखना नहीं है, सुनना है, समझना है, स्किप मारना है, ठीक है। आते हैं अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट्स पे। तो प्री कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिशन से पहले कैसा डाइट होना चाहिए। तो प्री कॉम्पिटिशन यानी कि कॉम्पिटिशन से पहले अगर हम डाइट लेंगे तो उसका मुख्य तौर पे हमारा एम क्या रहेगा, टू स्टोर एनर्जी एंड मैक्सिमाइज ग्लाइकोजन रिजर्व, की एनर्जी को बचाना है, ठीक है। मतलब भर देना इतना एनर्जी की बाद में काम आए, स्टोर कर देना एनर्जी को, और मैक्सिमाइज किया जाए किसका, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया था ना ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन क्या होता है, जो भी चीज में खा रहा हूँ ग्लूकोज मिल रहा है, अब वो ग्लूकोज स्टोर हो जा रहा है, ग्लाइकोजन, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन। तो इस ग्लाइकोजन की कैपेसिटी को बढ़ाना है, रिजर्व को बढ़ाना है, खजाना होता है ना रिजर्व, यानी कि बढ़ाना है।
तो स्टोर एनर्जी एंड मैक्सिमाइज ग्लाइकोजन रिजर्व। तो क्या होता है प्री कॉम्पिटिशन, यानी कि एक वीक पहले आपको इतना सारा डाइट दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग की जाती है आपके बॉडी में, उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। आपको अलग अलग डाइट दिया जा रहा है, आपको अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दिए जा रहे हैं। तो प्री कॉम्पिटिशन है कि कॉम्पिटिशन से जब पहले हम कंज्यूम करेंगे तो कौन सा डाइट ज्यादा लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक करेंगे। राइस हो गया, पास्ता हो गया, ओट्स हो गया, पोटैटोज हो गया, जो मुझे एनर्जी दे। ठीक है, बाद में कॉम्पिटिशन से पहले कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स फोकस करेंगे। तो डाइट बोला है जब भी हमारा कॉम्पिटिशन आता है तो फैट तो भी हम कम ही कर देते हैं, और आलतू फालतू ज्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना है कॉम्पिटिशन से पहले। क्यों, क्या होता है प्रोटीन वगैरह ना डाइजेशन धीरे धीरे होता है। तो मान लीजिए मेरा कॉम्पिटिशन से पहले ही मैंने प्रोटीन ले लिया और डाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, मेरा बॉडी उसको अडेप्ट ही नहीं कर पाया। तो वही बोला है लो फैट होता है, एक्सेस प्रोटीन भी नहीं लेना है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपका मील में होता है। तो क्या बोला है, ऐसे टाइम पे हाइड्रेशन हमारा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी भरपूर पीजिए, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी नहीं सिर्फ। ठीक है, अवॉइड न्यू और हैवी फूड्स टू प्रिवेंट स्टमक इश्यूज। वही बोला है हैवी फूड्स को अवॉइड करिएगा, वरना कॉन्स्टिपेशन खुद ही प्रॉब्लम हो सकता है आपको। फिर क्या बोला है, 1 से 2 घंटे कंपटीशन से पहले आपका डाइट कैसा होना चाहिए, लाइट मील, हल्का सा मील खा लिया आपने, जो मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स टाइप, और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी ड्रिंक आपने पी लिया। जैसे आपका एग्जांपल्स आपने देखा होगा ना, जैसे हम खेलने जाते हैं टूर्नामेंट में तो कोचेस जाते हैं, बनाना ले लो, खा लो फटाफट, हनी खा लो, टोस्ट खा लो, फ्रूट जूस पी लो। तो ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है, इसको आपको समझना है सिंपल सा। ठीक है, अब इसमें ऐसा चीज़ है ना, इसमें सब चीज़ मतलब मिक्सअप होगा, यहाँ भी ये है, वहाँ भी वो है, वहाँ भी वो है। आपको समझना है बस कि प्री का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है। इससे क्वेश्चन उतना आएगा तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, आएगा भी तो आप कर लोगे कॉमन सेंस से लगा के। बस इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, इसका मतलब क्या होता है। समझ गया, पूछ देगा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग फेज कौन से में होता है। अब आपको पता ही नहीं है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कब कराएंगे। अब ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन कार्बोहाइड्रेट थोड़ी भर देंगे पूरे बॉडी में, तो प्री कॉम्पिटिशन फेज में होगा ना। तो ये सब कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इजिली हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन यानी कि जब हम खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस समय हमारा मुख्य तौर पर एम क्या रहेगा, एनर्जी को मेंटेन करना, सप्लाई को, और बॉडी में हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, कि मैं डिहाइड्रेशन ना हो जाए, कहीं बेहोश ना हो जाऊं खेलते खेलते। सो डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इवेंट कि मैं क्या डाइट ले रहा हूँ। तो वही बोला कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कंज्यूम करिए रेगुलर इंटरवल पे, ऐसे फूड्स खाना है जो इजीली डाइजेस्टिबल हो। जैसे हाफ टाइम में भी आ रहा है तो बनाना फटाफट खाया, मैं चला गया क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी दिया, या कोई एनर्जी बार खाया चला गया। कोई भी हाई प्रोटीन फूड, फैटी फूड ज़्यादा नहीं खाना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, जैसे सोडियम पोटेशियम की भरपूर मात्रा हो आपके इलेक्ट्रोलाइट में, वाटर जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि आपका बहुत ही पसीना के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू बॉडी बहुत सारा वाटर एक्सक्रीट हो चुका है, बॉडी से निकल चुका है। फिर क्या बोला है, स्मॉल मील लेना है, फ्रीक्वेंट इनटेक इज बेटर देन लार्जर मील। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं हाफ टाइम में पूरा पानी पी लिया पेट भर। देखा होगा आप लोग, प्लेयर कोई लेता है पानी फिर रिंस कर देता है, फेंक देता है फटाफट खुला करके, जैसे पानी निकाल के फटाफट। तो थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट इनटेक, कि ज्यादा नहीं ले लेना है वरना पेट फूल जाएगा, आपको कर ही नहीं पाओगे काम। तो ये सब चीजों पे आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। अब आते हैं पोस्ट कॉम्पिटिशन, यानी कि अब मेरा गेम खत्म हो गया, अब मुझे क्या करना है। तो अब मुख्य तौर पे मेरा इस समय पे एम क्या रहेगा, मुझे बॉडी को रिकवरी देना है, और जो जो मेरा मसल टिश्यूज का ब्रेकडाउन हुआ था वर्क करते वक्त, खेलते वक्त, अब उसको रिपेयरमेंट करना है। वही बोला इमीडिएट आप इंटेक करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, और या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक का, ताकि मेरा बॉडी जो डिहाइड्रेट हो चुका था, बेहोश टाइप पड़ा हुआ था, एनर्जी में वापस रिहाइड्रेट होकर आए। फिर क्या बोला है, रीस्टोर ग्लाइकोजन स्टोरेज क्विकली। अब जो भी मेरा ग्लाइकोजन का स्टोर फॉर्म था, खत्म हो गया था, उसको मुझे वापस से भरना है एनर्जी स्टोर को। तो क्या बोला है, टेक अ मील विद इन 2 आवर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो दो स्टार्टिंग के 2 घंटे होते हैं ना, जस्ट खत्म होने के बाद वो गोल्डन रिकवरी पीरियड होते हैं। उसी में बोलते हैं कि मान लीजिए हम लोग होते हैं ना कि प्रोटीन खा रहे हैं हम लोग, तो प्रोटीन खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पर मैंने अभी खेल के आया, मैं खा रहा हूँ 4 घंटे बाद, तो प्रोटीन उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। जब मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे में ही खाऊंगा खेलने के बाद, तो गोल्डन रिकवरी पीरियड बोलते हैं 2 घंटे बाद। वही बोला है प्रीफर कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करिए, लीन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन के जैसे ज़्यादा कंटेंट हो, फैट वगैरह कम हो, ताकि आपको मसल को जल्दी रिपेयरमेंट मिले। तो लीन प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, मिल्क, एग, दाल, चिकन, सैंडविच, फ्रूट, स्मूदी, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, रेस्ट करिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए, तो आपका जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी से वो सब रिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टॉपिक था आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट
कंपटीशन रिक्वायरमेंट्स। देखिए क्लास तो ऐप में शेड्यूल रहती है, क्लास आपकी 8 बजे चालू होती है, ठीक है। अब आते हैं फूड एडल्टरेशन एंड अवेयरनेस, तीसरे टॉपिक पे। देखिए अभी पहला वाला टॉपिक से क्वेश्चन मान लीजिए बनेगा, हर चैप्टर से मान लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दूसरे टॉपिक से मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिंपल सा टॉपिक है, क्योंकि तीसरे वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कौन सा? फूड एडल्टरेशन एंड अवेयरनेस। बाकी 2 टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। और एक टॉपिक बच गया आपका फूड एडल्टरेशन एंड अवेयरनेस, इसको अभी हम पढ़ते हैं। फूड एडल्टरेशन मतलब क्या हो गया? आप कोई खाना खा रहे हैं, उसमें किसी ने मिलावटी डाल दी, कुछ मिलावट कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया क्वालिटी के साथ, या तो ऐसा चीज मिला दिया जो आपके लिए हार्मफुल है, या तो उसने फायदा के लिए एडिशनल पानी मिला दिया दूध में। तो ये जो भी चीज उसमें मिलावटी करी है, फूड के साथ खिलवाड़ कर जाए, फूड एडल्टरेशन में वो चीज आ जाएगा। वही चीज टॉपिक में बोला गया है, फूड एडल्टरेशन एंड अवेयरनेस में। तो क्या हो जाएगा, इसको फटाफट पढ़ के समझते हैं। फूड एडल्टरेशन इज डेलिबरेट, यानी कि जानबूझकर कर रहा हूं, एक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ फूड्स प्रोडक्ट्स बाय एडिंग इंफीरियर और हार्मफुल सब्सटेंसेस। मैं कुछ भी चीजें ऐड ऑन कर रहा हूं, जो मेरा क्वालिटी ऑफ फूड है उससे मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। या तो मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, उसका जो वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट्स था उसको मैं देख रहा हूं कि महंगा है, इसको बेचूंगा तो यार कस्टमर फायदा नहीं होगा, इसको निकाल लेता हूँ, महंगे महंगे चीज को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और फिर बेचता हूँ, ताकि क्वांटिटी बढ़ा के बेच दूँ, रिड्यूस करूँ अपना कॉस्ट को, खर्च को, या फिर कुछ भी इसमें गोलमोल करो, ठीक है, खेल वेल कुछ भी इसमें करेंगे आप, फूड एडल्टरेशन में आ जाएगा, सिंपल सा। तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस। आप लोग देखे होंगे बहुत ही प्रचलित है आजकल, दूध में सब दुकानदार यही कर रहे हैं, पनीर में सब चीजें मिलाते हैं। 4 से 6 घंटा, ठीक है, 4 से 6 घंटा आसपास आप प्री कॉम्पिटिशन मिल ले सकते हैं। तो क्या बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिसेस, मिक्सिंग, सब्स्टिट्यूशन, पुटिंग अप डिकम्पोज फूड्स फॉर सेल। सड़ा हुआ आपने मिला दिया कि फायदा हो जाए, या तो आपने कुछ और मिलाया है, उसने जो लेबलिंग होता है उसमें कुछ और लिखा है, आपने फॉल्स लेबलिंग करिए, मिस ब्रांडिंग कर रही है, किसको खाइए और अपना वेट लॉस करिए। तो मिस ब्रांडिंग कर रहे, सब किसका पार्ट है? इसी का पार्ट है, फूड एडल्टरेशन का। फूड एडल्टरेशन रिजल्ट्स इन 2 डिसएडवांटेज फॉर द कंज्यूमर। 2 मुख्य तौर पे हमें नुकसान होता है कंज्यूमर को इसके फूड एडल्टरेशन से। क्या बोला है? पहला, फर्स्टली ही इज पेइंग मोर मनी फॉर अ फूड स्टफ ऑफ लोअर क्वालिटी। मैं लोअर क्वालिटी का खा रहा हूँ लेकिन पैसा ज्यादा दे रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम आ रहा है जो कंज्यूमर को। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है? सम फॉर्म्स ऑफ एडल्टरेशन आर इंजूरियस टू हेल्थ, इवन कैन रिजल्ट इन डेथ। अब भैया चलो पैसा से तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पैसा आज नहीं तो कल कमाया जा सकता है, पर हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे काफी सारे फूड एडल्टरेंट्स मिला दिए जाते हैं, पॉलिश वगैरह, जो नुकसान करते हैं, इवन हमें डेथ भी हो सकते हैं। तो इसके प्रति गवर्नमेंट ने एक रूल लाई थी, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954 में, ताकि इसको प्योरिटी को मेंटेन किया जाए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। इसमें फिर काफी सारे अमेंडमेंट्स किए गए 1964 में, फिर एक और किया गया 1976 में, फिर अगेन 1986 में किया गया। थोड़ा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाई गई कि जो करेगा उसको जेल होगा, इतना फाइन होगा, ये वे चीज। पर इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। पूरे स्लाइड से बस इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी सब मैंने आपको समझाने के लिए बताया। चलिए अब क्या बोला आपका फूड एडल्टरेशन अवेयरनेस में, अवेयरनेस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फूड फ्रॉड। जो भी फूड फ्रॉड हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस ही फैला सकते हैं ना, कि कैसे कैसे बचे। तो गवर्नमेंट ने भी काफी सारे इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, मतलब व्हील्स मतलब टायर। तो गवर्नमेंट जाती है घर घर गाड़ी में, व्हील्स कहीं भी दुकान में अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे एसेस करेगी, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स करके योजना लाई थी गवर्नमेंट ने। कब लाई थी? इंपॉर्टेंट, 2016 में लाई थी। फिर गवर्नमेंट ने एक टैगलाइन प्रमोट किया था, ईट राइट इंडिया मूवमेंट करके पॉपुलराइज किया था, 2018 में ये चीज लाया था आपका स्कीम। फिर फूड सेफ्टी कनेक्टेड ऐप लाया, कि किसी को भी लगता है कि यार कोई कंप्लेन है, यहाँ पे मिलावटी मिल रहा है चीजें, तो इस ऐप पे कंप्लेन कर सकता है, फूड सेफ्टी कनेक्टेड ऐप पे। तो ये सब कौन रेगुलेट करता है? आपका इंडिया की गवर्निंग बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर काम करती है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्या क्या अवेयरनेस और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज हम कर सकते हैं, क्या क्या अवेयरनेस के प्रति अगर हम कर सकते हैं कि हमें फूड एडल्टरेंट ना मिले, ट्रस्टेड सोर्स से बाय करिए, जहां भी FSI का लेबलिंग हो। हालांकि आजकल तो इसमें भी मिला देते हैं लोग, हाँ ज्ञानदीप नाम का है, ठीक है, सबको मिल जा रहा है आजकल टैग FSI का। लेबल्स को चेक करिए, उनमें क्या चीज है, इंग्रेडिएंट्स क्या चीज नहीं है, ठीक है। क्लीन करिए प्रॉपरली। कभी भी मान लीजिए आप अंगूर ला रहे हैं, आजकल देखा होगा आपने, हरा कलर का अंगूर आता है, कितना केमिकल लगा रहता है बाहर में, तो उसको अच्छे से गर्म पानी में धोइए थोड़ा सा,
तो उसको वही बोला है क्लीन करिए प्रॉपरली वेजिटेबल जो भी है बाहर से आ रहा है, क्योंकि पेस्टिसाइड अलग अलग डाल डाल के ला के देते हैं। पता चले कि मटर खरीदने का, दाल खरीदने का, एकदम पीला पीला दिख रहा है, अच्छा दाल नहीं होगा, वो उसमें पॉलिश किया गया है। तो अवॉइड इंटेंस कलर, ऐसा जो भी चीज़ होगा उसको अवॉइड करिए लेना। और अगर आपको लगता है कि कहीं मिलावटी है तो उसको रिपोर्ट करिए। सो दिस आर द अवेयरनेस स्ट्रैटेजीज विच यू कैन फॉलो टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। सिंपल सा है, मतलब सुनने के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। ये सब ईयर इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोट्स जब आप बनाएंगे तो। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहीं से आए भी हुए हैं, ठीक है, इसी नोट से मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन। ये मेरा हो गया फूड आइटम, ये हो गया इसमें क्या क्या मिलावटी किया जाता है और इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। हार्मफुल इफेक्ट एक बार को इंपॉर्टेंट उतना नहीं भी है, पर किसमें क्या मिलाते हैं ये चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। दूध में डिटर्जेंट, स्टार्च, वाटर मिला देते हैं, स्पाइसेस जो भी मसाले वगैरह आते हैं, हल्दी वगैरह, तो उसमें लीड मिला दिया जाता है मेटल। पल्सेस में, दाल में आपको अलग से कलर मिला दिया जा रहा है। चाय पत्ती में आयरन की फीलिंग्स मिला दी जा रही है। फ्रूट्स को पॉलिश कर दिया जा रहा है, कार्बाइड डाल दिया जा रहा है जो आपको पकाता है फ्रूट्स को। आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर डाल दिया जा रहा है। तो ये सब एडल्टरेंट्स हैं जो मिलाते हैं दुकान वाले कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। इनसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉमन एडल्टरेंट्स क्या हैं। जितना आपको दिया गया बस उसको देख लीजिएगा, इनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, सिंपल से हैं, ठीक है। प्रॉब्लम से तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे पर एडल्टरेंट से बनते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट आपका, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने के पार्क बुक से लाया है, हेल्थ एजुकेशन का बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बनेगा ना क्वेश्चन आपका इसी इमेज से बनेगा, तो बनेगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। अब आप सोच रहे हो क्या टॉपिक है, फूड एडल्टरेशन, कौन कौन से फूड में मिलावटी किया जाता है। अब भैया ऐसे तो हजारों फूड है, अब कितना हम याद कर सकते हैं, एग्जाम में कितना पूछेगा। तो एक स्टैंडर्ड बुक से मैंने लाया हुआ है, यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा याद कि सीरियल्स में क्या मट्टी मिला दिया जाता है, ग्रिट मिला दिया, दाल में क्या मिला जाता है, डाइज मिला दिया कलर करने के लिए, धनिया पाउडर में क्या मिला दिया। तो ये सब बढ़ाते हैं क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जो भी चीज़ में मिला रहा हूँ ना वो आपका सारा एडल्टरेंट में आ जाता है, तो इसको आपको याद करने पड़ेंगे। बेसिकली सिंपल सा है, चीज़ें थोड़ा इसमें लेंदी है, मतलब याद करने के पर्सपेक्टिव से। तो ये हो गया। अब आपका एक और हो गया सिंपल एट होम एडल्टरेशन टेस्ट। मान लीजिए मिल्क को आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें एडल्टरेशन है कि नहीं, तो उसमें आपको मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजा था आज एक, मैंने बोला था इसको फटाफट प्लाट लीजिए। वो टेस्ट दिया हुआ था काफ़ी डिटेल में, वो आपको काम भी पड़ सकता है कि घर में कुछ काम पड़ रहा है तो उसको देख सकते हैं आप। तो मिल्क में आप आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं, इसमें एडल्टरेंट मिलाते हैं क्या, स्टार्च मिला रहता है। अगर ये मिला रहेगा ना तो जो आपका मिल्क है ना ब्लू कलर हो जाएगा अगर आप उसमें आयोडीन को ऐड करेंगे तो। फिर सॉल्ट को बताया गया, सॉल्ट में क्या टेस्ट कर सकते हैं, लेमन जूस का टेस्ट कर सकते हैं, उसमें चॉक पाउडर मिला दिया जाता है तो उसमें बबल टाइप निकलने लगेगा। फिर चीनी में आप उसको रब करेंगे पाम पे तो ये टेस्ट हो गया उसका, उसमें वॉशिंग पाउडर होगा ना तो आपको साबुन की तरह फील होगा, सोपी फील होगा। फिर ग्रीन पीस, हरा मटर जो आता है उसको पानी से साथ बॉईल करिए, उसमें अगर हरा कलर आ रहा है ना तो उसमें पाउडर मिला दिया गया है अगर आपका पानी हरा हो गया। तो ये एडल्टरेंट के टेस्ट से ये 4 टेस्ट याद कर लीजिएगा और जो मैंने यहाँ पे बताया। तो इसी के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट हुआ। स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स देखिए, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दिन रात नोट से बना रहा हूँ, फटाफट आपके लिए लगा हुआ हूँ। टेस्ट में अपलोड कर दूंगा, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको करते जाइए, सब कुछ अच्छी चलेंगी, बता रहा हूँ, भरोसा रखिएगा। अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बता रहा हूँ, लास्ट तक करते रहिएगा, ठीक है। सब चीज़ मिलेगा, टाइम दीजिएगा बस, ठीक है। तो 3 टॉपिक हमने पढ़ लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट 2 टॉपिक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और उनके क्या करेक्टिव मेजरमेंट्स हैं एंड कॉजेस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। फटाफट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई आज, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब लेंदी टाइप, बोलते गए। चलिए, क्लियर है, एंड करें आज के सेशन को। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं कल रात को 8 बजे, क्लासेस होती हैं ऐप में, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से, ठीक है। मैं शेड्यूल कर दिया हूँ, प्लानर भी भेज दिया हूँ, कौन से टॉपिक का किस दिन क्लास होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय।